क्या ये बराबर होंगे? गेस करें कोई। यस, आप गेस करें। हो नहीं ये सकते। ये मतलब इधर क्या ये इक्वल होंगे? हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की बात की है, इन्होंने स्क्वायर की बात की थी। स्क्वायर ज्योमेट्रिकली हमने देखा ए स्क्वायर का क्या मतलब है, बी स्क्वायर का क्या मतलब है और सी स्क्वायर का क्या मतलब। स्क्वायर्स बन रहे हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, जस्ट पावर को एक बढ़ा रहे हैं। तो जी एक मैथमेटिशियन था फर्मा, ठीक है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, वो लायर भी था। तो उसको ये प्रॉब्लम बड़ा पसंद था, ठीक है, और वो इस चक्कर में उसने काफ़ी अर्सा इसमें लगाया। तो पता चला कि भाई ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास फर्माज लास्ट थ्योरम इसी को फर्माज कहा लास्ट जाता थ्योरम है, जिसको गालिबन कहते उसी से मुतासर होकर इब्न इंशा ने भी उर्दू की आखिरी किताब लिख डाली थी। हैं। अच्छा, तो ये उसकी जो बुक थी, उसके अंदर उसने ये लिखा था किसी जगह पे कि मेरे पास इसका प्रूफ है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इस प्रूफ को लिखने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है बात, अगर आप 3 की बजाय 4 करेंगे तब भी ये इक्वल नहीं होगा। और इन जनरल अगर आप a की पावर n करेंगे और b की पावर n फॉर करेंगे तो फॉर ये एन सेम, इक्वल 3 एंड अबव। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम 2 के लिए ट्रू होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट था, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए, कोई मैथमेटिशियंस को 1-2 सदी इस पे काम करना पड़ा, सिर्फ साबित करने के लिए, इस फर्माज लास्ट थ्योरम को साबित करने के लिए। एंड्रयू वाइल्स ने प्रूफ किया था जी 1994 में। हाँ, और इसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। और उसने कैसे किया, उसके लिए जो उसने ज्योमेट्री यूज़ की उसे अलजेब्राइक ज्योमेट्री कहते हैं, और ये मॉडर्न अलजेब्रा है बेसिकली, ठीक है, जिसमें आप इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि ज्योमेट्रिकल भी होते हैं और अलजेब्राइक भी होते हैं, और उनको आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री के दोनों मेथड्स को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको अलजेब्राइक ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अलजेब्राइक ज्योमेट्री में आने से पहले आपको थोड़ा सा मॉडर्न अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्लासिकल अलजेब्रा से आगे के हैं और वो हैं मॉडर्न अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स। अच्छा, मॉडर्न अलजेब्रा में इन्होंने बहुत सारी जगहों पे ना सिमेट्रीज की बात की है, क्योंकि ये बहुत सारी शेप्स जो है ना वो सिमेट्रिकल है, और इन्होंने पेंटागन की बात की है। उससे पहले आपके पास स्क्वायर है, और स्क्वायर से पहले रेगुलर जो शेप है वो ये है, और इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप थोड़ा आगे आ जाएं, ठीक है, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं। अब इसके साथ मैं क्या ऐसा करूं कि ये शेप वैसी ही रहे जैसी कि ये अभी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूं कि ये वापस आ जाए, तो हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको वापस अपनी हालत पे ले आए उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकती है कि मैं इसको इधर से पकड़ के फ्लिप कर लूँ, ये बिल्कुल उसी शेप में वापस आ जाएगी, या उसी बॉक्स में फिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो फ्लिप है ये इस वर्टिकल डायगोनल के गिर जाए, ठीक है। अब एक ये भी हो सकता है कि मैं इसको इधर से फ्लिप करूं, ये दूसरी फ्लिप होगी, ये उसी फॉर्म में आ जाएगी, और दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसको पकड़ के ऐसे फ्लिप करूं। तो ये 3 ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं फ्लिप की फॉर्म में जिससे ये शेप वापस आ जाएगी। लेकिन 3 और भी हैं जिससे ये शेप वापस आ सकती है, और वो हैं रोटेशंस। मतलब अगर इसको मैं 120 डिग्री पे रोटेट करूं तो उसी शेप में आ जाएगी, और अगेन 120 पे रोटेट करूं मींस 120 प्लस 120 240 पे रोटेट करूं तो ये वापस आ जाएगी, और अगर एक और दफ़ा रोटेट करूंगा ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी 360 डिग्री की रोटेशन के बाद। तो 3 इसकी रोटेशंस के बाद ये उसी शेप में वापस आ जाती है, जो कि सिमेट्रीज हैं बेसिकली। 3 इसकी रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और 3 रिफ्लेक्शनल सिमेट्रीज हैं, जैसे हम फ्लिप वाली सिमेट्रीज कहते हैं। अब ये जो सिमेट्रीज होती हैं ना, इन सिमेट्रीज को आप इकट्ठा करके एक सेट ऑफ सिमेट्रीज बना सकते हैं, और ये जो सेट ऑफ सिमेट्रीज होता है इसे कहा जाता है ग्रुप, ठीक है। आप फ्लिप करें या रोटेट करें, आपका आंसर इसी सेट के अंदर ही रहेगा, इस सेट से बाहर नहीं रहेगा। तो ये बातें हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, जिसमें ज्योमेट्री, ये जो ज्योमेट्री है ये लिंक्ड होती है एक नई ब्रांच मैथमेटिक्स की,
जिसे ग्रुप थ्योरी कहा जाता है, ये अब री इमेजिनेशन है उसी क्लासिकल अलजेब्रा से आगे आते हुए, और ये इतनी शानदार री इमेजिनेशन थी ना कि उसके बाद तो समझ लें कि अलजेब्रा नेवर लुक द सेम अगेन। ठीक है, क्लासिकल नहीं, अलजेब्रा जो है एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसका इतना फ़ायदा हुआ। और मैं अभी आपको कुछ एक्सप्लेन करता जी डॉक्टर साहब, इसके बाद थोड़ा इस पे डिस्कशन कीजिएगा कि लीनियर अलजेब्रा क्या है और उसका हाँ, उसमें मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रोल चल रहा है। तो जो पिछली स्टोरी थी क्लासिकल अलजेब्रा की, वो हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि जी 4 डिग्री इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड हो गए, लेकिन 5th डिग्री के इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड नहीं हो गए। लेकिन इक्वेशंस तो और भी बहुत सारी हैं। ये जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, ये भी इक्वेशन ही है बेसिकली, इट्स एन अलजेब्राइक इक्वेशन। अब उसमें आपके पास वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, 3 हैं, लेकिन आप जब पावर हायर करते हैं तो वो भी एक इक्वेशन ही है। तो इक्वेशंस को स्टडी करने का बेस्ट तरीका, एक तरीका ये है कि आप उसको ज्योमेट्रिकली स्टडी करें, जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एनीवे इन लोगों ने स्टडी किया, इन्होंने कहा जी भाई 4 डिग्री तक के सॉल्यूशंस मिलेंगे, 5th के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से एक और मैथमेटिशियन बीच में आ गया, बड़ा यंग मैथमेटिशियन था, उसकी एज भी बहुत कम ही थी और वो जल्दी उसकी डेथ हो गई। उसका नाम था गैल्वा। इसकी डेथ भी एक डुएल के दौरान हुई थी, जो इसने शर्त लगाई थी किसी दूसरे के साथ जी। तो तलवार की लड़ाई में फिर इसकी जान चली गई इस लड़ाई। हाँ जी, ऐसे ही है। तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था या इंटरेस्टेड था मैथमेटिक्स के अंदर, और ये लंग्रांज और उन लोगों के काम को फॉलो कर रहा था, और समहाउ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड शायद नहीं था जो आंसर रुफीनी और आबल ने दिए थे। ठीक है ना, वैसे आबल के नाम से ना एक बहुत बड़ा इनाम भी है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसे हम आबल प्राइज़ कहते हैं। ये इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिशियन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। तो इसने ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, इसने ये सिमेट्रीज की बातें करना शुरू कर दी, और इसने जो अलजेब्राइक प्रॉब्लम था ना कि जी आपका इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करना है, उनके रूट्स होते हैं, उनकी सिमेट्रीज उसने डिफाइन करना शुरू कर दी। बेसिकली ये सिमेट्रीज जो है ना, ये परम्यूटेशंस होती हैं। परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। जब हम चीज़ों को रोटेट कर रहे होते हैं, फ्लिप कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ों को हम परम्यूट कर रहे होते हैं, रीअरेंज कर रहे होते हैं। अब ये वर्टिसेस रीअरेंज हो रहे होते हैं फ्लिप के केस में, ठीक है ना। तो these are all permutations। इसी तरह अगर आप रोटेट करेंगे तो भी सारे वर्टिसेस जो है ना वो रीअरेंज हो रहे होते हैं। तो एवरी रीअरेंजमेंट इज़ ए परम्यूटेशन। तो लंग्रांज का काम, इसी तरह आबल का काम, और रुफीनी का काम, और एक और भी मैथमेटिशियन है कौशी, उसका काम, तो वो इन परम्यूटेशन से रिलेटेड था। उन्होंने अलजेब्रा को री इमेजिन किया था इन टर्म्स ऑफ परम्यूटेशंस, और वहाँ से उसको सिमेट्रीज के साथ लिंक किया था। तो उसने फिर जो इस दौरान एक नई री इमेजिनेशन की इस सारे प्रॉब्लम को, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके बाद कुछ नई एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स सामने आए, जिनमें से एक बड़ा मशहूर एरिया है ग्रुप थ्योरी। और यही वो ग्रुप थ्योरी है जिसको यूज़ करके अब्दुल सलाम और बहुत सारे और लोगों ने जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स में भी काम किया और यूनिफिकेशंस की। ठीक है, पता नहीं आपने उसका जिक्र इसमें किया हुआ है या नहीं? जी, उसमें है, इसका जिक्र है। तो ये उसका एक आइडिया था, उसने कैसे इसको किया। और बेसिकली आपके पास सिमेट्रीज हैं, सिमेट्रीज का आप सेट बना लेते हैं, उस सेट से आप एक ग्रुप बना लेते हो, और फिर ग्रुप को आप स्टडी करते हो एज ए सेट, और फिर उसके अंदर उसके सबसेट्स होते हैं जिन्हें हम सब ग्रुप्स कहते हैं। और फिर एक ख़ास तरीके से अगर वो स्प्लिट हो जाए तो फिर आप ये कहते हो कि वो ग्रुप सॉल्वेबल होता है और या सॉल्वेबल नहीं होता। अगर वो सॉल्वेबल है तो वो जिस इक्वेशन से निकला हुआ है वो ग्रुप, वो इक्वेशन भी सॉल्वेबल होगी, मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो ये उसने फाइंड कर लिया एक जनरल फार्मूला कि अगर आपके पास n ग्रेटर दैन 4 हो तो उससे जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है वो सॉल्वेबल नहीं होता। तो ये एक बड़ा उसकी कंट्रीब्यूशन थी, और उसने ये बात की थी। लेकिन लाइक लड़ाई में उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है ना। एक पहला भी एक मैथमेटिशियन को ये बता रहे थे, जो लड़ाई में जो है ना वो उसकी डेथ होती है। वैसे मैथमेटिशियंस पता नहीं क्यों लड़ते हैं, लड़ते कम ही हैं शायद, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। ही वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी। अच्छा, ये जो इसकी एज है ये 1811 से 1832 में है। अब मैं आज भी सोच रहा था कि ये जो
19वीं सदी थी ना, काफ़ी रेवोल्यूशनरीज़ की इसमें काफ़ी रेवोल्यूशनरीज लोग पैदा हुए हैं। शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर था या वाट एवर। कार्ल मार्क्स भी शायद इन्हीं दौरान उसने अपनी शायद किताब लिखी थी या पैदा हुआ था, वाट एवर। और इसी तरह और भी बहुत सारे थे जो काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे। तो ये भी इसी टाइप का था। और फिर इसका एक लड़ाई हो गई, उस लड़ाई में उसकी जो है ना, उसको आपने एक डिस्टेंस पर रह के आपने फायर करनी है, तो वो इसको फायर लग गई और अगले दिन उसकी एक हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन ये इससे पहले अपने रिजल्ट्स, अपने आइडियाज़ शेयर करता रहा कौशी को और बस फॉरियर को, लेकिन किसी को समझ नहीं आई ये क्या कहना चाह रहा है। और उसकी एक वजह ये थी कि ये जो अपने रिजल्ट्स थे ना, वो जब लिखता था तो वो बड़ा रफ वे में लिखता था, समझ नहीं आती थी उनको कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो वो अपने आर्गूमेंट्स को प्रॉपर वे में ना प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो एनीवे, जो जिस दिन इसकी लड़ाई थी उससे पहले एक रात पहले फिर दोबारा इसने कोशिश की, और उसके एंड पे उसने कहा कि ये जो मेरे रिजल्ट्स हैं इसके बारे में जैकोबी से पूछ लें या गाउ से पूछ लें कि ये रिजल्ट सही हैं या नहीं है। बट एनीवे, बाद में कुछ लोगों ने जिनको इसने रिजल्ट्स भेजे थे, उन्होंने जब इसको दोबारा से देखा तो पता चला कि ये रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और ग्रुप थ्योरी यहाँ से निकल आई। ठीक है, अच्छा जी, ग्रुप थ्योरी आने के बाद ना अलजेब्रा चेंज हो गया, क्योंकि ये अलजेब्रा जो है ये बेसिकली इसी तरह क्लासिकल से चला था, लेकिन ग्रुप थ्योरी में अब आपने जो अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स है ना उनको सिमेट्री से सॉल्व करना शुरू कर दिया, और अलजेब्रा नेवर लुक द सेम अगेन। ठीक है, अब ये फिर ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम और इक्वेशन से निकल के ग्रुप थ्योरीज और रिंग्स एंड फील्ड्स और वेक्टर स्पेसेस में आ गया। और 19th सेंचुरी में आपके पास ये स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके सामने आना शुरू हो गए, और बहुत सारे मैथमेटिशियन इस पे काम करना शुरू हो गए। और आगे चल के मैं कुछ के नाम भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, और बल्कि इवन अब जो मॉडर्न मैथमेटिशियंस हैं वो तो अलजेब्रा की डेफिनेशन भी उनके यहाँ डिफरेंट ही होती है। एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिशियन जो अलजेब्राइस्ट होता है उसके नज़दीक अलजेब्रा जो है इट इज़ एक्चुअली ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड। ठीक है, जो कि रिंग भी होता है। तो ये डेफिनेशंस काफ़ी मॉडर्न है अलजेब्रा की। ये वो वाला अलजेब्रा शायद अल-ख्वारिज़मी कभी सोचा भी नहीं होगा कि फ्यूचर में अलजेब्रा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडर्न अलजेब्रा हम जिसे हम आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं, इसकी बहुत सारे हैं तरीके। और इसमें आगे जो बड़ी एक तब्दीली आई वो ये थी कि इससे पहले जो अलजेब्रा स्टडी किए जाते रहे नंबर्स के, नंबर सिस्टम्स के, वो कम्यूटेटिव अलजेब्रास थे। ठीक है, इन्होंने शायद मैट्रिसेस की बात की है जिन्हें लीनियर अलजेब्रा हम कहते हैं। अब लीनियर अलजेब्रा में हम मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो मैट्रिसेस बेसिकली उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अब मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा है वो एक और ब्रिटिश मैथमेटिशियन था आर्थर केले, उसने डिवेलप किया था, और उसने एरे ऑफ नंबर्स बना लिए। फिर उसको उसने चेक कर लिया कि कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो क्या सेम होगा आंसर या नहीं होगा। ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में सेम आता है, मतलब 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मैट्रिसेस में चले जाएं तो ऐसा नहीं होता। कोई से भी दो मैट्रिसेस आप ले लें और उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह डिफाइन करना है। तो इससे आपके पास एक मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है ना वो सामने आना शुरू होगी, और वो जो मैट्रिसेस हैं वो बाद में फिर लीनियर अलजेब्रा के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा की स्टडी करनी है तो वहाँ पे आपको सारे हर जगह आपको मैट्रिसेस ही नजर आएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पे आप स्पेन मैट्रिक्स की बात करती हैं, पॉली स्पेन मैट्रिक्स जी, तो वो भी क्या लीनियर अलजेब्रा से ही डिराइव्ड हैं, उन्हीं की फाउंडेशन के ऊपर बने हैं? जी, वो लीनियर अलजेब्रा से डिराइव्ड हैं, और आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जैसे वो जो लीनियरिटी की एक कंडीशन होती है ना, एक लीनियर कंडीशन होती है, तो वो आप इसी तरीके से उनके साथ कर सकते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। उनमें से कुछ ऐसे अलजेब्रास हैं जिन्हें
क्वोटर्नियन अलजेब्रास कहते हैं, उसमें आपके पास ये IJ की फॉर्म्स में आपके पास आ जाते हैं और इनके अपने अलजेब्रास आए। तो मेन डिफरेंस ये था कि इससे पहले जो अलजेब्रा था वो कम्यूटेटिव था, ठीक है, और इसके बाद जो मॉडर्न अलजेब्रा है वो नॉन कम्यूटेटिव होना शुरू हो गया, ठीक है, और बहुत सारे और अलजेब्रा, इवन बूलियन अलजेब्रा भी सामने आना शुरू हो गया, जिनको हम कंप्यूटर साइंस के में भी यूज़ करते हैं। और इसमें एक और बड़ा अच्छा मैथमेटिशियन था विलियम हैमिल्टन, इसने ये जो क्वोटर्नियन अलजेब्रा की ज्योमेट्री बनाई, ये स्पेस के अंदर वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना जी, बेसिकली अगर हम देखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस हैं जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने डराइव की थी जी, उनको IJK या 3 डायमेंशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला विलियम हैमिल्टन ही था। तो ओरिजिनली जो उसकी इक्वेशंस थी दे वर 19 इन क्वांटिटी दैट वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस वी आर करंटली फैमिलियर विद। तो असल में आप यूँ कहें कि मैक्सवेल के काम को मैथमेटिकली रिफाइन करने का जो बीड़ा था हैमिल्टन ने उठाया और आज हमारे पास रिफाइंड शक्ल में। अच्छा, अब देखें ना, अब आपको आइडिया होगा कि अलजेब्रा कैसे डेवलप हुआ और कैसे आहिस्ता आहिस्ता फिज़िक्स की डिफरेंट एरियाज़ में या और जगहों पे इसकी एप्लीकेशन होना शुरू होगी। इसमें एक और जो बड़ा मैथमेटिशियन, बहुत सारे थे 19वीं सेंचुरी में, उनमें से एक बड़ा जो नाम है वो है सोफिस्ट ली, ठीक है, वो आई थिंक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया जी, इसने कैसे री इमेजिनेशन की अलजेब्रा की। इसने कहा ये प्रॉब्लम क्लासिकल पे दोबारा जाते हैं। वो क्या था प्रॉब्लम यही था कि आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर, और उनके हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, और करते करते हमें पता चला गैल्वा तक के जी कुछ के हो सकते हैं जनरल फार्मूला, कुछ के नहीं हो सकते। उसने कहा अगर हम इक्वेशंस चेंज कर दें, अगर यही सारा प्रॉब्लम हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए करें तो क्या होगा। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था और एक बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट था कि आप अलजेब्राइक इक्वेशन से निकल के डिफरेंशियल इक्वेशंस में आ जाते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ना, उनके सॉल्यूशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और वो समटाइम्स कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस इन्फिनिटली मैनी होते हैं। देखें, जो अलजेब्रा सिंपल था ना, उसमें तो n डिग्री इक्वेशंस हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं भाई, n ही हैं। लेकिन अगर आपके पास इवन सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, और सिंपल लीनियर इक्वेशंस जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके भी बाज़ दफ़ा इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो क्या बाउंड्री कंडीशन इंपोज करने से उनके सॉल्यूशंस को हम फिनाइट बना सकते हैं? हाँ, वो अब आप कंडीशन लगा के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उनको फाइनाइट कर सकते हैं, बट मैं इन जनरल कर रहा हूँ, इन जनरल हाउ मेनी कुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस में भी देखें ना, आप जब बाउंड्री कंडीशंस भी लगाते हैं तो बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस में भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। और एंड बाउंड्री कंडीशंस है ना, वो अब आपने इंटरवल कोई फिक्स करना ना, वो इंटरवल आप फिक्स करेंगे कितने हैं उसके अंदर, उसमें कंटिन्यूटी है ना, डिस्क्रीटनेस तो नहीं है। तो उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है, जब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ढालते हैं तो असल में हम उनके साथ एक इनहेरेंट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं। जी, कर रहे होते हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं आप, ये तो आपको करना पड़ता है इस हवाले से। और बल्कि हमारे यहाँ तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर छापने का एक ज़बरदस्त तरीका भी है ना, ठीक है। आप जो है ना इक्वेशन है उसके जनरल सॉल्यूशंस आपको पता होते हैं, फिर आप उसमें ना इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन करके ना आप पेपर छापते रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये काम वैसे AI जो है ना इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, बट एनीवे ये एक अनदर प्रॉब्लम है, जो इधर एक सेपरेट बिजनेस है जो चलता है तो इसलिए हमारे यहाँ कभी मैथमेटिक्स उस तरह आता ही नहीं है सामने, बट एनीवे ऐसे एक बड़ी राज की बात है जो लीक कर दी है। हाँ जी, तो नहीं, ये तो जो मैथमेटिक्स कम्युनिटी में के लोग हैं उनको पता ही है, बल्कि फिजिक्स कम्युनिटी में भी लोगों को पता ही है कि ये फ्रॉड किस तरह यहाँ पे किया जाता है। ये कौन सा राज वाली बात है, सबको पता ही है एटलीस्ट कम्युनिटी के लोगों को तो पता ही है। तो जिनको नहीं पता वो जब कुछ अर्सा एकेडेमिया में पाकिस्तान में घूमे फिरेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि क्या है। तो अच्छा जी, अब अभी तक तो हमने जितने भी अलजेब्रा के बड़े बड़े नाम देखे हैं ये तो रहे जी, इसमें ज़्यादा मैन ही है, वही डोमिनेट कर रहे थे ज़्यादातर। लेकिन यह है कि कुछ बड़े एक्सेप्शनल आपके पास केसेस हैं जिसमें वुमेन मैथमेटिशियंस भी सामने आती हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, वो है एमी नदर का, जिसे हम क्वीन ऑफ अलजेब्रा भी कह सकते हैं। अब इसने क्या किया, इसने सम हाउ ये सोफिस्ट ली के बाद आगे चल के 20वीं सेंचुरी में इसने एक ज़बरदस्त थ्योरम प्रूव किया जिसमें
इसने सम हाउ अलजेब्रा और फिज़िक्स को ना आपस में लिंक कर दिया, क्योंकि आपके पास सिमेट्रीज हैं और सिमेट्रीज बेसिकली काइंड ऑफ एक्शंस की सिमेट्रीज ही होती हैं, और उसमें सिमेट्रीज डिस्क्रीट भी हो सकती हैं, कंटिन्यूस भी हो सकती हैं। अगर सिमेट्रीज कंटिन्यूस हों तो उससे जो आपके पास ग्रुप बनेंगे, इन्फिनिट ग्रुप्स बाज़ दफ़ा बन जाते हैं, तो वो इन्फिनिट ग्रुप्स जो हैं उन हर इन्फिनिट ग्रुप्स या उनके एक्शंस से रिलेटेड ना कुछ क्वांटिटी जो है ना वो कंजर्व्ड होती है, ठीक है। और वो उसने ज़बरदस्त थ्योरम प्रूव करता है जिसे हम नदर्स थ्योरम कहते हैं, और वो टाइम सिमेट्री भी है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्रीज भी हैं, और इसने इसको रिलेट कर दिया एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के साथ। ये एक बहुत ज़बरदस्त थ्योरम है, इस पर तो पूरा एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है। और इस थ्योरम की वजह से अलजेब्रा जो है वो फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। इवन वो जो सोफिस्लीज के जो ली अलजेब्रास हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए। इस पे तो आइंस्टाइन भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि असल में आइंस्टाइन डेविड हिल्बर्ट के साथ, आइंस्टाइन और डेविड हिल्बर्ट की एक रेस थी एक ख़ास स्टेज पे शुरू हो गई, क्योंकि डेविड हिल्बर्ट ने आइंस्टाइन को इनवाइट किया था गोटिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर, और गोटिंगन वही जगह थी जहाँ इवन गाउस भी रहता था। तो गोटिंगन जो है जर्मनी के अंदर, इट्स लाइक ए मैथमेटिकल मक्का। उस टाइम पे बहुत सारे लोग उधर से जाते थे। बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो हर जगह जर्मनी पे बमबारी कर सकता है, गोटिंगन पे नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर वो लोग थे जो गोटिंगन यूनिवर्सिटी में ही थे, और क्वांटम मैकेनिक्स भी काफ़ी उधर ही डेवलप हुई थी, और जनरल रिलेटिविटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम हुआ था। तो हिल्बर्ट जो है वो इंटरेस्टेड था आइंस्टाइन के काम में, तो उसमें आइंस्टाइन को भी एक प्रॉब्लम था एनर्जी से रिलेटेड, तो वो इन दोनों से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो वो सोल्यूशन जो है फिर उसका उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एमी नदर ने सॉल्व किया। इसमें एक और मैथमेटिशियन भी था, अलजेब्राइस्ट आप उसे कह सकते हैं, जिसने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के ऊपर काम किया था, फिलिक्स क्लाइन था। तो वो फिलिक्स क्लाइन और इसका फिजिक्स में क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में भी काम है। हाँ, आई एम नॉट श्योर कि ये वो सेम क्लाइन है या शायद मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद वो अलग थे। तो फिलिक्स क्लाइन जो है वो एक उसका डिफरेंट काम था, और वो सोफिस्ली से रिलेटेड ही काम था। बट एनीवे ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब यही स्टोरी फिर चलती रही पूरी 20वीं सदी में। एमी नदर, सोफिस्ली और इन लोगों के जो अलजबरा के ऊपर काम थे उनकी इनको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया, और ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है हम ये नहीं कह सकते कि ये अलजबरा की स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब ये हमारे सामने अलजब्राइक ज्योमेट्री आ गई है, जो थोड़ी देर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और भी बहुत सारे अलजब्रास हैं, हाफ अलजब्रास हैं, इसी तरह अलजब्राइक टोपोलॉजी है। ये जो आपने टेसिलेशन की बात की थी, ये टेसिलेशंस प्लेन के अंदर आप बता रहे थे, ये आपके पास, और ये जो प्लेन है ये असल में यूक्लिडियन स्पेस के अंदर है, ठीक है ना। यूक्लिड वही जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। अब आपके पास ज्योमेट्रीज डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, स्फेरिकल ज्योमेट्री भी हो सकती है और हाइपरबोलिक ज्योमेट्री भी हो सकती हैं। ये एक पिक्चर जो है ये हाइपरबोलिक ज्योमेट्री की है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो कि पोनकरे जो है, ऑनरी पोनकरे, उसका एक मॉडल है जो उसने, जिसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो mathematicians are still curious to find deeper abstract algebras and their connections to other areas of mathematics and physics such as geometry, topology and quantum field theory। बल्कि पोनकरे की मुझे एक बात याद आ गई कि वो किसी जगह पे शायद उसने कहा था या किसी और ने कहा था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को एक ही नाम देते हैं, ठीक है, अनलाइक पोइट्री। तो अब देखें इस पूरी स्टोरी के अंदर भी या पूरी जर्नी के अंदर भी हमने यही देखा है कि कैसे मैथमेटिशियंस ने ओवर सेंचुरीज अलजबरा को इमेजिन और री इमेजिन किया, और कैसे अलजबरा और ज्योमेट्री एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे मैं अपने मैथ सर्कल्स में या सजेशन उसमें कोई ना कोई बुक ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। ये देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, तो ये एक बुक आप ज़रूर पढ़ें इस सारी स्टोरी को समझने के लिए, या अलजबरा की और ग्रुप थ्योरी की हवाले से। तो ये बहुत अच्छी एक बुक है, सिमेट्री एंड द मॉन्स्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि ये जो सिमेट्री ग्रुप्स हैं ना, इनको फाइंड करने के लिए बहुत अरसा लगा मैथमेटिशियंस को, 1-2 सदी लग गए कि सिमेट्री ग्रुप्स फाइंड किए जाएँ और फिर एटम्स ऑफ सिमेट्री ग्रुप्स फाइंड किए जाएँ। तो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है और ये रुका नहीं है और ये चलता रहेगा। तो
अब सवाल फिर फिलोसॉफिकल यही होता है, क्या वाकई रियाजी कायनात की ज़ुबान है या नहीं, या अलजबरा कायनात की ज़ुबान है या नहीं, या हमारी ज़ुबान है जो हमने बनाई है। कायनात की ज़बान है जो हम बोलते हैं। कायनात की ज़ुबान है जो अब हम बोलते हैं। चलें, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। जी, वो आप माइक लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन अलजेब्राइक इक्वेशन से रिलेटेड है। आपने फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन तक बात की, तो उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कोई, या कोई हमारे पास जनरल फार्मूला अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ जिससे सॉल्यूशन पॉसिबल हो। क्या एक वे ये है कि इसको अलजेब्रा को हम ज्योमेट्री से कनेक्ट करके वहाँ से इसका रूट या कोई सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें? देखिए, इसका एक आंसर यही है कि जो अलजेब्राइक ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए ना, उसमें इसी तरह के बहुत सारे काम किए जाते हैं। अलजेब्राइक ज्योमेट्री का सारा पूरी फील्ड ही ऐसी है जिसमें ये काम किया जाता है। आप सर्टेन इक्वेशंस लेते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन ज्योमेट्रिक वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू डू दैट। जनरल फार्मूला पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर फार्मूला भी पॉसिबल नहीं, पर्टिकुलरली आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ऑल अलजेब्राइक ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट दैट। और उसमें हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम एक बड़ा मशहूर है जो समहाउ नदर के साथ भी, एमी नदर के साथ भी रिलेटेड है, तो वो उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड हैं, तो अलजेब्राइक ज्योमेट्री इज़ द बेस्ट एरिया टू परस्यू, एक मॉडर्न मैथमेटिक्स।